अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और मरकज़ी सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल आज तुर्बत पहुंचे। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि सरदार अख्तर जान मेंगल आजकल बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा छा गए हैं और बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सियासी उनकी सरगर्मियां हैं। इनकी वजह हाल ही में BYC की जो मरकज़ी चेयरपर्सन है, मरकज़ी सरबराह हैं डॉक्टर महरंग बलूच समेत दिगर बलूच सियासी खातून असीरान की अदम रिहाई के ख़िलाफ़ सरदार अख्तर जान मेंगल और उनकी पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरापा एहतजाज है और वो एहतजाजन पूरे बलूचिस्तान के दौरे पर हैं और मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद आज वो तुर्बत पहुँचे ताकि लोगों को ये बता सकें कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाएं, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, अपने जमहूरी हक के लिए खड़े हो जाएं और डॉक्टर महरंग की बाजियाबी और उनकी रिहाई के लिए वो आवाज़ बुलंद करें। नाजरीन, डी बलोच के मुकाम पर सरदार अख्तर जान मेंगल का पुरत्तिफाक इस्तकबाल किया। पार्टी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल गफूर बलोच समेत शेह नज़ीर और इसके अलावा सैयद जान गिचकी भी थे और दिगर पार्टी कारकुनान ने, पार्टी रहनुमाओं ने उनका डी बलोच के मुकाम पर पुरत्तिफाक इस्तकबाल किया और उन्हें अपने साथ ले आए सर्किट हाउस में। नाजरीन, सर्किट हाउस में यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन का भी इनेकाद हुआ, इलेक्शंस भी हुए और नई काबीना का भी इंतखाब हुआ, यानी BNP इलाके में फिर से सरगर्म हो गई। नाजरीन, इसके बाद केश बार एसोसिएशन में भी वो मौजूद थे। सरदार अख्तर जान मेंगल केश बार एसोसिएशन भी गए जहाँ पर पार्टी रहनुमा साबिक सेनेटर सनाब बलूच समेत साबिक सूबाई वज़ीर मीर हमल कलमती भी उनके हमरा थे केश बार में, जहाँ पर उन्होंने खिताब किया। खिताब के दौरान भी सरदार अख्तर जान मेंगल भी वही दुखड़े रो रहे हैं जो आज से कई साल पहले वो रोते आ रहे हैं और उनसे पहले बड़े सरदार भी यही दुखड़े रोते आ रहे हैं। आज सरदार अख्तर जान मेंगल ने भी काफ़ी शिकायतें की एस्टेब्लिशमेंट की, काफ़ी शिकायतें की रियासत की और काफ़ी उन्होंने दुखड़े रोए कि बलूचिस्तान के साथ ये ज़्यादतियों का सिलसिला हुनूस जारी है और मावराए कानून कार्रवाइयाँ, मावराए कानून कत्ल, मावराए कानून जो गिरफ्तारियाँ, ये सिलसिला हुनूस जारी है। तो केश बार में उन्होंने यही तकरीर की और ख़िताब किया। नाजरीन, केश बार के बाद पार्टी के जो साबिक उनके जो सरदार अख्तर जान मेंगल के साथी हैं, साबिक उनके जो रफ़ीक हैं कासिम दश्ती ने सरदार अख्तर जान मेंगल खिलाफ ज़ोहराना भी दिया और जहां पर पार्टी कारकुनान समेत दिगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले और दिगर सियासी पार्टियों के कारकुनान ने भी शिरकत की सरदार अख्तर जान मेंगल के इस ज़ोहराने में। नाजरीन, इसी ज़ोहराने के बाद सरदार अख्तर जान मेंगल ने मीडिया से भी बातचीत की, सहाफ़ियों के रूबरू आए और सहाफ़ियों के तल्ख़ तेज़ सवालात के उन्होंने जवाब दिए। तो नाज़रीन, लीजिए आप भी मुलाहिज़ा कीजिए वो तफसीली बातचीत जो सहाफ़ियों के साथ सरदार साहब की हुई। जब मानदानी मनी कुजा में गप्पा शुमा में तासुर ज़रूरत कि मैं इदा काहे कि मकसद एक पार्लिमानी सियासत ने मगर रवागे या दिगर सियासत हकीकत माँ लॉन्ग मार्च के ऐलान करता वड्डा बिगिर कोयटा आई वाज़े मकसद दमशत के ज़ालबूल और जन आदम की गिरफ्तार शानी दे आई। ज़ाहिर एक जमहूरी अमलत में जमहूरी मुल्क के ता एक आइन तहत कैसे हर कसा हक कसे होती एहतजाज बिका, लेकिन बदकिस्मती है कि माँ जमहूरियत तमाम मुल्क का लोटा कि जमहूरियत नामे जानवरी दा कोश करता माँ, लेकिन जानवर जिन कैसे दा पैदा न होता रुकावट दारक बूता मुख्तलिफ इलाका नहीं था मुश्किल माँ लगपास असर बूता अहदा दाश्त 20 रोज माँ उदा धरना था, लेकिन धरना में प्रोग्राम लगपास नहीं था। मैं कोयटा है अवली में
چوائس کے ساتھ ہاکی گراؤنڈ اگر ہاکی گراؤنڈ اور نیشت نا اولیت میں اسمبلی دینا اگر نیشت پتا میں ہاکی گراؤنڈ لیکن سرکار کیسے مارا کوئٹہ انٹروے گا نیشت نو ادا کائے گے مقصد اس طرف تابع کہ مقصد ہمیشہ کہ مخلوق کے تا یا کہ تمام لانگ مارچ کرتا ہے مخلوق کے تا ایک اویئرنیس سے میں بیانا کہ کجامی بنیادہ کیسے مار بلوچ قوم میں کیسے تجلیل رہے گا. اچھا سردار صاحب، آج آپ کی جو تقریر تھی اس میں ایک خاص بات آپ نے کہی جو ایجوکیشن کی تباہی، زبوحالی اور اس میں نوجوانوں کی مطلب پارلیمانی سیاست سے انحراف، ان ساری باتوں کا مقصد مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے سردار صاحب نے نواز شریف سے کیا کہا تھا کہ نوجوان ہاتھ سے نکل رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نوجوان اب ہاتھ سے نکل چکے ہیں اس صورتحال میں جو ایجوکیشن کی تباہی ہے یا کہ یہ پارلیمانی سیاست سے نوجوانوں کی یوتھ کی وہ انحراف اور دوسری راہ اختیار کرنا، یہ کہیں ایسا نہیں کہ بڑے سردار صاحب کی وہ بات آج سچ ثابت ہو گئی ہے؟ دیکھیے بڑوں کی بہت سی باتیں جو ہے نا جس پر اس وقت کسی نے نہ توجہ دی نہ اس کے بارے میں سوچا، وقت اور حالات خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی وہ کئی باتیں آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اب والد صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. اور اس سے پہلے اگر دیکھیں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی تھی، اس دور میں پھر والد صاحب نے جب نواز شریف ان کے پاس گئے تھے 2008 یا 9 تھا پیپلز پارٹی کی ہوئی، بہت سا آپ کو جو فرق نظر آئے گا، لیکن پازیٹیو چینج آپ کو نظر نہیں آئے گی، نیگیٹو چینج نظر آئے گی بلوچستان کے حالات میں. اور والد صاحب نے جب یہ بات کوٹ کی تھی 2010 اور آج 2024 میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر ایک مثبت تبدیلی آنی چاہیے ہوتی، لیکن یہاں پر منفی تبدیلی جو آئی ہوئی ہے. پہلے انسرجنسی اگر ایک آدھ علاقے میں ہوتی تھی، اب بلوچستان کے اکثریتی جو بلوچ ضلع ہیں وہاں پہ روزانہ کے طور پر کوئی نہ کوئی واقعہ، انسیڈنٹس یا کسی کو اغوا کرنا، کسی کی لاش گرانا، یہ روز کا معمول بن گیا ہے. اور نوجوان جو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا ہے، نہ کہ صرف پارلیمانی ساتھیوں کے راستے بند کر دیے گئے ہیں لیکن نوجوانوں کے لیے تعلیمی ادارے کے بھی دروازے تو بند کیے گئے ہیں. آپ کے بلوچستان یونیورسٹی بند ہے، بولان میڈیکل کالج یونیورسٹی وہ بند ہے، خضر انجینئرنگ یونیورسٹی بند ہے. جہاں پہ بھی آپ کے نوجوانوں کو سہولت مہیا تھی صوبے کے اندر، وہ تو ان کے لیے بند ہے. اگر صوبے سے باہر لاہور، پنجاب میں، سندھ میں اگر کوئی ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس خطرے سے وہ بچ نہیں سکتا کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا. اس کی باقاعدہ پروفائلنگ ہوتی ہے کہ کہاں سے اس کا تعلق ہے، کس علاقے سے اس کا تعلق ہے. اور اداروں کے اندر اس کے آپ کے خفیہ اداروں کے لوگ موجود ہیں جو بلوچوں کی اس کے حلیے سے، اس کے لباس سے اس کو جو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو ایسے حالات میں میرے خیال میں بلوچستان کا نوجوان اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ پہنچا ہو تو پھر کب پہنچے گا؟ سردار صاحب کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ ایسی صورتحال میں؟ آپ ریاست کو کیا سجیشن دیتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو؟ جو یوتھ ہیں، جو نوجوان ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ اس مطلب دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ایسی کوئی تجویز ہے آپ کی؟ سجیشن ہم کس کو دیں؟ کہتے ہیں نا کہ بھینس کے آگے بین بجانا. ہم سمجھے تھے کہ بھینس سے ہم 30-35 سال سے جو اس کے سامنے بین بجاتے رہے، لیکن اب پتہ چلے یہ بھینس نہیں ہے، یہ گدھا بھی نہیں، یہ گھوڑا بھی نہیں، یہ بیچ کا خچر ہے. تو سجیشن ہم ان کو دیں جن کو بات ہماری سمجھ میں آئی ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو نکات ہم نے 2012 میں دیے تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کل یہ حالات پیدا ہوں گے، 2012 میں ہم نے سپریم کورٹ میں وہ تجاویز دی تھی کہ یہ اقدامات اگر اٹھائے جائیں تو بلوچستان کے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. وہاں پر بھی ہماری باتوں پر توجہ اپنی جگہ پر اس پر ان کا مذاق اڑایا گیا. پھر 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہوا
वही नुकात हमने मुख्तलिफ अशकाल में उनके सामने पेश किए। जब उनको ज़रूरत थी हमारे वोटों की तो जी हुजूरी थी, जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो हमें भी उन्होंने दत्कार के अपने इत्तेहाद से बाहर निकाल दिए मजबूरन। तो उनको अब तजावीज़ हम दें किसको दें, क्योंकि यहाँ का जो वो बाख्तियार इदारा है वो बलूचिस्तान को उनका एक माइंड सेट बना हुआ है, वो बलूचिस्तान को इस मुल्क का हिस्सा नहीं समझते, इस मुल्क का सूबा नहीं समझते, इस मुल्क की कॉलोनी समझते। तो जब जो है आका और गुलाम का है तो गुलाम अपने आका को क्या क्या तजावीज़ दे सकता है, किस तरह उसको समझा सकता है। हाँ, बात बराबरी की होती, भाईचारे की होती तो फिर हम उनको समझा सकते थे। डॉक्टर आखिरी सवाल है, डॉक्टर महरंग की जो गिरफ्तारी के बाद मतलब हर एक जो पॉलिटिशियन है अपनी तरह से वो कोशिशें करने में मसरूफ़ था। जैसे कि आपने धरना दिया, आपने बहुत ही सॉलिड एक्शन लिया और आपकी एक्शन की वजह से आज ये मामला इस नहज तक पहुंच चुका है। लेकिन एक एक्शन नेशनल पार्टी की तरफ से भी लिया गया, जो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, आप इस मुलाकात से किस हद तक बहैसियत से सियासतदान डॉक्टर मालिक की इस मुलाकात से आप सहमत हैं, आपको तसल्ली है? मुख्तसर चंद अल्फाज में इसको बयान करूं आपको। तफसील कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चाह रहा है। देखिए, BYC की अपना सियासी प्रोग्राम है, उनका अपना एजेंडा है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अपना एक आइन रखती है, अपना एक वो प्रोग्राम रखती है। ना हम उनके प्रोग्राम में मुदाखलत करना चाहते हैं, ना हम अपना प्रोग्राम जो उन पर मुसलत करना चाहते हैं। ये आप समझें कि वाक़यात ऐसे हुए जिसको हम खामोश नहीं बैठ सकते थे। अभी तक हमारा BYC के साथ बाकायदा कोई इस तरह इत्तेहाद या हमांगी इस तरह की नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ इन बच्चियों को और जो गैर मारवाए कानून जिन लोगों को BYC के लोगों को जो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, इस वक्त हम सिर्फ ये इशू लेके सामने हैं। आइंदा आके चल के कुछ कह नहीं सकता कि इम्कानात हैं कि हमारी अगर उनके साथ सीटिंग होती है, उनका प्रोग्राम क्या है, हम उनके प्रोग्राम को देखेंगे, वो हमारे प्रोग्राम को देखेंगे। अगर कोई हमांगी आपस एक दूसरे के साथ हो सकती है तो इसके इम्कानात हैं। डिपेंड करता है हमारी जो आज हमारे इलेक्शन हो रहे हैं और जो हालात और जो एनवायरनमेंट में देख रहा हूँ बलूचिस्तान की सियासत का और बिलखुसूस केच में, मेरे ख्याल में फ्यूचर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अगर दोस्त सही अंदाज में यहाँ पर पार्टी को आगे ले जाएं तो उसके लिए जो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स में दिख रहे हैं। 2018 वाली पोजीशन पे आ जाएगी। 2018 के आप तो उसको इलेक्शन की मद में देख रहे हैं, वो जिस तरह मुनज़्ज़म थे उस ज़माने में, उससे बेहतर अंदाज में भी इम्कानात हैं। अच्छा सरदार साहब, लास्ट मेरा सवाल है कि बहैसियत एक सियासतदान बलूचिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है, सूरत हाल है, कत्ल गारत गिरी है, अगवा है, मिसिंग पर्सनस हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या सूरत हाल? कौन सा ऊँट? ये जो सनायरो है या कहाँ जाकर ख़त्म होगा या क्या शक्ल? देखो, अगर ऊँट पाकिस्तान का आपका मुताबिक अभी तक पता ही नहीं है ऊँट है क्या है। हाँ, अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा ना ऊँट। लेकिन जो अगर ऊँट बलूचिस्तान है तो मुझे लगता है कि वो कहत, बलूची गुशान डुक्काल, रेगिस्तान, पहाड़, पथरीली ज़मीनें, उसके बाद जो है ना हरियाली और आबादी दिखाई दे रही है।